हेलो गाइस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी लैंग्वेज का एक कंप्लीट कोर्स जिसको सीखने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे सी लैंग्वेज के। इस कोर्स में बहुत ज़्यादा वीडियोस होंगी, मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आप स्टार्ट से एंड तक अगर मुझे फॉलो करें तो आप सी लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सी। सी लैंग्वेज को इनिशियली इन्वेंट किया था डेनिस रिची ने 1972 में, जिसके लिए उनको बाद में ट्यूरिंग अवार्ड भी दिया गया। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड होता है और वो डेनिस रिची को मिला हुआ है। सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जैसे कि आप देखते हैं पाइथन को या सी प्लस प्लस को, उसमें आप जनरल पर्पस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सी को बेसिकली डेवलप किया था यूनिक्स सिस्टम के लिए। यूनिक्स मीन सिंगल कोर सिस्टम के लिए। और अभी भी 2020 में भी ज़्यादातर यूनिक्स के जो सिस्टम्स हैं उनको सी लैंग्वेज में ही प्रोग्राम किया गया है। अब सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज क्यों कहते हैं? एक्चुअली सी से पहले कुछ लैंग्वेजेस आई थी जिसमें असेंबली लैंग्वेज थी, जिसमें बी लैंग्वेज थी। बट उन लैंग्वेज की रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। लोगों को उसमें कोड करने में मसला होता था, और उसके बाद जब नॉर्मल यूजर्स उस कोड को रीड करते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू होता था। तो सी ने क्या किया, या डेनिस रिची ने क्या किया, उन्होंने बी से कुछ फीचर्स लिए और उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई। दैट्स वाई उसको सी का नाम दिया गया। उससे पहले बी लैंग्वेज थी तो उन्होंने उसका नाम सी रखा। तो सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उससे आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं, और इससे पहले लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ना होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात थी। बट फिलहाल आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस मीन्स कि वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। सी प्रोग्राम जो है वो फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एक पूरे के पूरे कोड बेस को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। और आप बड़े बड़े चंक्स ऑफ प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे दूसरे को भी वो की कोड रीड करना इजी हो जाता है। और फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा है और आप एक साल के बाद या एक महीने के बाद आप दोबारा आके वो कोड दोबारा देखते हैं तो आपको भी उसको देखने में या सीखने में या उसमें चेंजेस करने में कोई मुश्किल नहीं होती, बिकॉज आपको पता होता है कि स्मॉल चंक्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत अच्छी रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक कोड अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो और आप एक कोड को रीड कर रहे हो तो आप अगर एक बिगिनर भी हो तब भी आप उस कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बिकॉज सी लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सी लैंग्वेज जो है वो बिल्ड हुआ है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें वेरिएबल्स शामिल हैं, टाइप डिक्लेरेशंस शामिल हैं, फंक्शंस शामिल हैं जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं, स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स और डिफरेंट एक्सप्रेशंस शामिल शामिल हैं। ये जो पैरामीटर्स थे ये इससे पहले लैंग्वेजेस में नहीं थे, जिसकी वजह से सी इतना पॉपुलर हुआ और आज तक वो यूज हो रहा है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि सी को आप लोगों को चूज करने में क्या फायदा है। सो 2020 में आप सी को क्यों सीखेंगे? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी इन्वेंट हुई थी 1972 में, और उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस आई हैं जो कि इजी टू रीड हैं और प्रोग्रामर्स फ्रेंडली हैं। बट आप सी लैंग्वेज क्यों यूज करेंगे? कभी कभी ये सवाल उठता है कि क्या सी मर गया है? आई मीन कि क्या सी अभी यूज नहीं होता? क्या कोई भी सी यूज नहीं करता? बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज। और क्या कोई उसको यूज करे तो क्यों करे? जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये ट्राइबो.com से लीक ली गई है, जो कि एक बहुत ही वेल नोन सोर्स है जहाँ पे लैंग्वेज की रैंकिंग और हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप खुद भी इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो लास्ट ईयर 2019 में सी लैंग्वेज सेकंड नंबर पे थी, और इस साल 2020 में सी लैंग्वेज दोबारा नंबर वन पे आ गई है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस है लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, PHP, स्विफ्ट, फिर सी टॉप पे क्यों है? सबसे
बड़ी रीजन तो ये है कि आज भी दुनिया के बहुत ज़्यादा सिस्टम सी पे डिज़ाइंड है। आप बैंकिंग सिस्टम्स को ले लें, आप यूनिक्स सिस्टम को ले लें, आप इवन कंप्यूटर के मेमोरी चिप्स को ले लें, हर एक चीज़ सी में मोस्टली मोस्टली कोडेड है और इस वजह से सी का स्कोप कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को देखें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज 1972 में आया और ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1985 में सिर्फ सी लैंग्वेज अवेलेबल थी और उसके अलावा सी प्लस प्लस अवेलेबल थी, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज अवेलेबल ही नहीं थी प्रोग्रामर्स के लिए। तो उस वक्त सी लैंग्वेज नंबर वन पर रैंक करता था, जबकि सी प्लस प्लस जो कि बहुत न्यूली आया था उस टाइम, तो वो नंबर 10 पर रैंक करता था। उसके अलावा जो छोटी मोटी लैंग्वेजेस थी लाइक फोर्ट्रॉन, बी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, वो इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आज कोई भी यूज नहीं करता। 1990 में भी वो नंबर वन पे थी। तो अगर आप इस कंप्लीट लिस्ट को देखिए तो वो सी लैंग्वेज ने हमेशा टॉप थ्री में अपने आप को मेंटेन किए रखा है। तो अगर आप आज सी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपने गलत लैंग्वेज चूज की है या आप फ्यूचर में मार्केट से बाहर होंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप मार्केट में इन रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है, बिकॉज आजकल सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स कम हैं कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा के प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन भी लो है और आपके लिए सीखने में फ़ायदा भी है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये भी है कि अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के इन एंड आउट्स का पता चल जाता है कि मेमोरी कैसे काम करता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, जो फाइल्स हम एग्जीक्यूट करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कैसे एक प्रोसेसर के अंदर जाते हैं और वहां पे वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस की जुबान में अगर देखा जाए तो सी को मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी ही वो लैंग्वेज है जिसके अंदर कोड करके ये सारी लैंग्वेजेस सामने आई हैं। सी प्लस प्लस, पाइथन, सी शार्प, ऑब्जेक्टिव सी, पीएचपी, जावा, गो, पर्ल और इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस जिसको सी के अंदर ही कोड करके बनाया गया है। सो अगर आप ये समझ लें कि अगर आप सी लैंग्वेज अच्छे से समझ जाते हैं तो इन बाकी लैंग्वेजेस को सीखना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा और आप बहुत इजीली ये बाकी लैंग्वेजेस सीख जाएंगे। सी लैंग्वेज को सीखने का जो कर्व है वो इंतहाई स्टीप है और उसकी बेसिकली तीन वजूहात है। नंबर वन इज पॉइंटर, मेमोरी स्टोरेज और थ्रेडिंग। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि पॉइंटर कैसे काम करते हैं और आपको एक पॉइंटर को यूज करते हुए क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। बट एक चीज आप जान लें, टेनिस रिची के मुताबिक अगर आप पॉइंटर्स को अच्छे से समझ जाते हैं और उसको यूज करना आपको आ गया तो आप 75% ऑफ द प्रोग्रामर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर होंगे और आपका कंपटीशन इंतहाई लो होगा। बिकॉज वंस आप पॉइंटर्स को सीख गए आपको बाकी कोई भी लैंग्वेज में कोई भी इशू नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा कि एक मेमोरी असल में काम करती कैसे है, एक रैम कैसे काम करता है, मेमोरी स्टोरेज कैसे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वंस यू लर्न सी, लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज विल बी मच 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 इजियर फॉर यू। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप सिर्फ सी लैंग्वेज सीख लेते हैं। सी लैंग्वेज को सीखने के बाद आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के इन एंड आउट्स का पता चल जाएगा, एक रैम। सी लैंग्वेज को सीखने के बाद आपको एक कंप्यूटर लैंग्वेज के इन एंड आउट्स का पता चल जाएगा, एक कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। जब आप कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो रैम के अंदर जाके स्टोर कैसे होता है, या वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, या वो रैम से मेमोरी लेके वो सीपीयू में एग्जीक्यूट कैसे होता है, और उसके बाद फिर वो टर्मिनेट कैसे होता है, और जो स्पेस उसने ली होती है मेमोरी में वो फ्री कैसे होती है। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर के लिए सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं या आप जावा सीख रहे हैं आपको ये तो पता चल जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, बट आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम कैसे हो रहा है। और बाद में जाके इसके बहुत बड़े इफेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर आप बहुत बड़े स्टेज के प्रोग्रामर है और आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और बाद में जाके एक प्रोग्राम है जो कि रन भी सही से हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट वो स्लो चल रहा है,
आपको नहीं पता होगा कि ये क्या क्यों स्लो हो रहा है। इसके लिए सी लैंग्वेज आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप सी लैंग्वेज सीखेंगे और आप उसमें 1 साल लगाते हैं या 6 महीने लगाते हैं और आप उस पर फुल टाइम काम करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी कंपनी में जाके काम करना, कोई भी इशू को हैंडल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में कि सी लैंग्वेज में आखिर कोड दिखता कैसे है। सो अगर आप यहाँ देखें, दिस इज द हेडर फाइल। इसके अंदर आपके लिए ये प्रिंट एफ की कमांड, स्कैन एफ की कमांड, ये सब कुछ इसके अंदर आपके लिए स्टोर होता है। सो आपको कोई इशू नहीं होता कि आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। सो ये हेडर फाइल आपको एक प्रोग्राम के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देन दिस इज द मेन फंक्शन जिसके अंदर आप प्रिंट करते हैं या फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं या वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। बट इसके बारे में हम बाद में आएंगे। मैं आपको ये एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा कि ये काम करता कैसे है और एक हेडर फाइल क्या होता है, इसका होने का मकसद क्या है, अगर ये हेडर फाइल ना हो तो क्या होगा। बट फिलहाल आपके लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम सी में कैसे लिखते हैं। मैं एक दूसरा प्रोग्राम आप लोगों के लिए लिखा है जो कि है प्रिंटिंग नंबर्स से रिलेटेड। इस प्रोग्राम में सिंपली ये हो रहा है कि 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, आपने एक नंबर वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने 5 डिफाइन किया। दिस मीन्स कि आप अपने जो 5 नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। फिर आपने एक सिंपल फॉर लूप लिया जो कि स्टार्ट होता है 0 से और जो कि चलेगा 5 तक, और देन आपको आई को प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपको आई प्रिंट करेगा पहले, एंड देन उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। रोड मैप फॉर लर्निंग सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक रोड मैप चाहिए। आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ में डाइव इन नहीं करते। सो इस कोर्स में भी हम स्टेप वाइज जाएंगे और हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, देन हम देखेंगे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होती हैं। हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है उसको देखेंगे, एरेज को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को देखेंगे, डिबगिंग कैसी होती है सी प्रोग्राम की, आप मेमोरी के अंदर कैसे देख सकते हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे पॉइंटर्स को, देन स्ट्रक्चर्स को, एंड देन आप एक नॉर्मल फाइल से इनपुट एंड आउटपुट कैसे करते हैं। एंड एट द एंड मैं आपको कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल टाइम में आप सी लैंग्वेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस कोर्स की एक यूनिक चीज़ ये भी है कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट दिया करूंगा हर एक सेक्शन के एंड में, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाएं कि आया आप ये सी लैंग्वेज सीख सकते हैं भी हैं या नहीं। सो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, आपने वो असाइनमेंट पोस्ट करनी है कमेंट सेक्शन में, एंड देन मैं उसको पर्सनली चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि वो प्रोग्राम ठीक है या नहीं, एंड मैं उसके बेस पे आपको कमेंट में रिप्लाई करके आपको मार्क्स दूंगा कि आइदर आपको प्रोग्राम 80% ठीक है या नहीं, उसमें गलतियां क्या क्या की हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। आपने जस्ट इतना करना है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं, आपने उस क्वेश्चन को रीड करना है, आपने उसको आंसर देना है, और जो कोड आप लिखेंगे और उसके साथ साथ उसका आउटपुट भी आपने पोस्ट करना है। आप मुझसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। 3 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। नंबर 1 थ्रू फेसबुक। फेसबुक पे भी हमारा पेज है कोड विद ओवी, और उसके अलावा स्लैक के थ्रू, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ बिकॉज स्लैक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आएंगे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी लोग सी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं वो वहाँ पे होंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं खुद भी उसमें आप लोगों को आंसर दूंगा, बाकी लोग भी आप लोगों को आंसर देंगे। सो आई कैन शो यू कि अगर आप स्लैक पे क्वेश्चन पूछते हैं आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, और इससे ही आपकी लर्निंग होगी। एक बात और, आप बिल्कुल भी शाय फील ना करें क्वेश्चन पूछने से, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते, और मैं पर्सनली आप लोगों को आंसर दूंगा। उसके अलावा आप यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको उसमें भी आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।